नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज पर्यावरण दिवस है। सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई। 21वीं सदी में या 21वीं सदी के जो सबसे बड़े सवाल है, सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उसमें पर्यावरण का प्रदूषण शीर्ष प्राथमिकता में है, सबसे बड़े खतरों में है। वर्ष 2025 का जो पर्यावरण को लेकर जो थीम है, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक सभ्यता के विकास के साथ साथ एक नए तरह के खतरे के रूप में उभरता है। क्या गांव, क्या शहर, समुद्र के सबसे गहरे क्षेत्र हो या पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी हो, प्लास्टिक की मौजूदगी हर जगह है। वहां भी जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है। खासतौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है, और ये चुनौती दुनिया और देश के साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी तेजी से पांव पसार रही है। उत्तराखंड में इस चुनौती से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से इस चुनौती का मुकाबला किया जाए, प्रदेश सरकार की क्या योजना है, क्या नीतियां हैं, प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है, इन सब बातों को बताने के लिए उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे साहब हमारे साथ है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पांडे साहब, पर्यावरण के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौतियां इस वक्त क्या है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इस वर्ष 2025 में ब्लीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो थीम को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। यूनाइटेड नेशन 1973 से ही विभिन्न समसामयिक समस्याओं पर प्रतिवर्ष 5 जून को यह कार्यक्रम करता है, और इस वर्ष कोरिया रिपब्लिक बीट प्लास्टिक थीम को लेकर के मेजबानी कर रहा है। आज विश्व में 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, और जिस 400 मिलियन टन का 79% प्लास्टिक जो है कचरे के रूप में उत्पादित हो रहा है, कचरे के रूप में डिस्पोज हो रहा है। तो आज समय की आवश्यकता है कि प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए हम अपनी ओर से चहुमुखी प्रयास करें। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम प्लास्टिक कचरे का कम से कम उत्पादन करें। देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि हम पूरे विश्व के जितना उत्पादन प्लास्टिक का होता है उसका हम हमारे यहाँ भारतवर्ष में 20% हमारे यहाँ लगभग उत्पादन होता है, जो 10.2 मिलियन टन माना गया है। और हमारे दैनिक उपयोग में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है यह सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के द्वारा देहरादून में पहली बार देश का पहला 3 कचरा बैंक बनाए गए हैं, जिसका लोग उपयोग कर रहे हैं और काफी हद तक इस कचरे को फैलने से रोक रहे हैं। और यह प्लास्टिक जो है हमारे धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल में बहुतायत रूप से प्रयोग किया जा रहा है, और इसका एक अभिनव प्रयोग रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाया गया है। वहां प्लास्टिक उन्मूलन के लिए लोगों को DDRS एक स्कीम है, उसके अंतर्गत लोगों को जो पहले पैसा लिया जाता है, फिर उनका रिफंड किया जाता है। रिफंड स्कीम लागू की गई है। और पिछले वर्ष जो प्लास्टिक की बोतलें केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इकट्ठी की गई है, वह 1,63,000 प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी की गई है।
तो हम लोग इस वर्ष विभिन्न कार्यक्रम रख करके इसके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना होगा। यह प्लास्टिक जो है माइक्रो प्लास्टिक में बदलता है। माइक्रो प्लास्टिक जहां पर चिपक जाता है सैकड़ों साल तक रहता है, वह हमारे नदी नालों और महासागर को प्रदूषित करता है। यहाँ तक कि यह माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के भोजन इत्यादि के द्वारा पहुंचता है और वह शरीर में पहुंचकर कई बार सूजन वगैरह इसके कारण हो जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग इससे होते हैं। और लोगों को जन जागरूक करके जागरण करके विभिन्न माध्यमों से, बच्चों के द्वारा रैलियों से और विभिन्न प्रदर्शनियों से हम इसका प्रचार प्रसार करें, लोग जागरूक हों। और इस वर्ष हम चंपावत जनपद में जो हमारे 345 पोलिंग बूथ हैं उनमें हम बच्चों के द्वारा, विद्यालय के प्रधानाचार्यों के द्वारा, ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा और विभिन्न कर्मचारियों के माध्यम से प्रत्येक बूथ में हम 10 पौधे लगाने का एक संकल्प हम लोगों ने लिया है। मैंने कहा हमें यह प्रयास करना, 10 पौधे एक क्षेत्र में, एक पोलिंग बूथ में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है, मगर हम उन 10 पौधों को अपने बच्चों की तरह पालें और उसकी मोर्टेलिटी, पेड़ कम मरे। अगर बाय द वे 1-2 पेड़ किसी कारण से सफल नहीं हो पाते हैं तो हम उनकी जगह दोबारा प्लांटेशन करके, और जब हम अगले साल इस पर्यावरण दिवस की बैठक के लिए बैठेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिले कि हाँ हमने इतने पेड़ लगाए थे और सारे के सारे सरवाइव कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, वृक्षारोपण महज एक औपचारिकता, खाना पूर्ति करते हुए किया जाए, यह बहुत ही अनुचित है। जितने पेड़ हम लगाएं, जितना वृक्षारोपण करें, उसका हम स्वयं का आकलन करें कि हमने किस प्रकार से लगाए और उनका जीवित रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आज उत्तराखंड में, जहां हम एक ओर कहते हैं कि 70% से अधिक भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है, मगर दूसरी तरफ इन जंगलों में, विशेषकर बांस जंगलों में, हरी पत्ती वाले जंगलों में एक लगातार चारों ओर से आबादी का दबाव है। लोग बगैर सोचे समझे उन पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, दराती चला रहे हैं, जो कि हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत मुझे नजर आता है। आज सरकार के द्वारा गांव वासियों को हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। जलाने के लिए गैस दी गई है, चारा पत्ती के लिए उनको चारे का सब्सिडाइज रेट में चारा दिया जा रहा है। तो हमें अगर उत्तराखंड को बचाए रखना है, उत्तराखंड को के भविष्य को संवारने के लिए इन चौड़ी पत्ते वाले जंगलों का संरक्षण करना होगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों को केवल वन विभाग या किसी एक वन पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है। सभी लोग जो हम उत्तराखंड के निवासी हैं इस बारे में सोचें, विचार करें, यही मेरा सब लोगों से आग्रह है। आपने कहा जो देहरादून में कचरा बैंक बनाकर प्लास्टिक के खिलाफ एक लड़ाई की शुरुआत की गई है और उसको फिर रुद्रप्रयाग जिले में आगे बढ़ाया गया। जो चारधाम यात्रा में जो बोतल, प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा हो, तो चंपावत जिले में भी कई तरह के मेले होते हैं और चंपावत जिले के साथ हम पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। आदि कैलाश यात्रा हो, पूर्णागिरी का मेला हो, देवी ढोला का मेला हो या रीठा साहब वगैरह के मेले हों, तो ऐसे मेलों में बहुतायत में सिंगल यूज प्लास्टिक, पानी की बोतल और अन्य रूप से इस्तेमाल होता है। तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए, उसको मिनिमाइज यूज हो, उसके लिए कोई दीर्घकालिक योजना का प्रयास किया जाएगा क्या? मैं सोचता हूँ कि हम जिला प्रशासन के साथ और विभिन्न सामाजिक संगठनों और धार्मिक स्थल के जो पुजारी वर्ग है
और वहां पर जो परमानेंट व्यापार करने वाले लोग हैं, इन सब के साथ बैठ करके एक योजना हम ऐसी बनाएं कि हम आने वाले समय में जो भी मेले ठेले हैं, जो भी यात्राएं हैं, इनमें हम एक अभिनव प्रयोग करके चंपावत, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का एक नारा है जिसको चरितार्थ भी करने जा रहे हैं कि आदर्श चंपावत। तो उस आदर्श चंपावत की परिकल्पना में जहां विभिन्न विकास कार्यों का होना है, उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि हमारे बड़े बड़े मेले हैं, देवी देवरा का बाराही मंदिर का मेला है, पूर्णागिरी का मेला है और अन्य छोटे छोटे जो मेले हैं, इनमें हम यह प्रयास करेंगे सामूहिक रूप से कि सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतलें, इनका प्रयोग न हो। अगर कहीं पर प्लास्टिक की बोतलें, पानी की बोतलें जाती हैं तो उनको हम DDRS स्कीम के अंतर्गत किस प्रकार से हम कर सकें, एक बहुत बड़ा कार्य है। मगर इसमें कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। अगर उसमें लगन है, अगर मन में कोई चाह है कि हमें ऐसा करना है, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। आगे आने वाले समय में हम इस पर बैठ करके एक विस्तृत वार्ता करके, अध्ययन करके किस प्रकार से हम इसको लागू कर सकते हैं। इसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों का, NGOs का, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का हमें सहयोग चाहिएगा। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो कई लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करने को विकास का विरोधी मानते हैं। क्या दोनों के बीच, जबकि दोनों पूरक हैं, पर्यावरण का संरक्षण और विकास, तो पर्यावरण भी बचे और विकास भी हो, पेड़ भी लगे और डेवलपमेंट भी हो, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो इन सब के बीच किस तरह से पेड़ों को लगाना, पेड़ों को बचाना और शहरीकरण के बढ़ते दबाव, आबादी के बढ़ते दबाव के बीच ये काम चूंकि बिना जन सहयोग के भी नहीं होगा, केवल वन विभाग, केवल प्रशासन, केवल शासन और सरकार के ही बस सामर्थ्य में नहीं है, तो लोगों का सहयोग भी होगा। तो कोई ऐसी योजना जिसमें लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इस जो पर्यावरण के संरक्षण को, पौधों के संरक्षण के लिए, वनों को बचाने के लिए। देखिए, जहां एक और हमें विकास की नितांत आवश्यकता है, प्रमुख रूप से हमारे अप्रोच गांव-गांव तक हो, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचे, उसी के साथ अब सड़क जाएगी तो जंगल कटेगा, यह स्वाभाविक है। परंतु उसकी क्षतिपूर्ति कहां, किस प्रकार से होगी? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क जा रही है, वहां पर उन ग्रामीण लोगों के साथ बैठ करके भाई हम किस प्रकार से इस क्षति को पूर्ति करें। एक और जहां विकास जरूरी है, वहीं पर्यावरण का सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी है। मगर हमको इन सब के बीच में से एक रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जंगल में गैप फिलिंग करके, जहां पर जंगलों में पेड़ कट गए हैं या नुकसान हो गया है, तो हम उसको भरपाई कर करके इस प्रकार से हम उसके विकास को भी करें और पर्यावरण की सुरक्षा भी उसी के साथ साथ करें। इस साल का जो 2025 का है, आपने बताया संकल्प क्या पर्यावरण दिवस का होगा, तो उसको जो अगले साल जब हम 2026 के पर्यावरण दिवस की बात करेंगे, तो इसका कोई असेसमेंट करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की भी वन विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कोशिश होगी कि इस वर्ष जो पौधे लगे हैं उनके, जैसे आपने बताया कि तमाम 345 बूथ हैं, विद्यालय हैं और भी सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पौधों का रोपण होगा, उनको बचाने को लेकर किस तरह से कोई कमेटी बनेगी या बचाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी? देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जहाँ पर हमारे अधिकतर पोलिंग बूथ जो है प्राइमरी विद्यालयों में है या कहीं राजकीय इंटर कॉलेज आदि में है। आज अधिकतर विद्यालयों में चार दीवारी बनी हुई है। हम वहाँ के माननीय प्रधानाचार्यों से, वहाँ के बच्चों के बीच में जाकर के, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग लेकर के हम लगातार प्रेरित करेंगे कि आपने जो पेड़ लगाए हैं, देखिए अभी इस बीच कई जगह हमारा जिला जो है
नीचे मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र दो रूप में बटा है। और इसका हम जहां आजकल छुट्टियां हैं या जहां पर पेड़ इस गर्मी के दिनों में लगाना संभव नहीं है, वहाँ हम आने वाले समय में हरियाली का जो त्योहार होता है, हरेले का त्योहार रहता है, उस दरमियान हम पेड़ लगाएंगे। और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हम उन पेड़ों का अपने विभाग की ओर से, वन विभाग की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से यह देखेंगे कि हमारा 1 महीने के अंतर्गत उन पेड़ों की प्रगति क्या है। और आने वाला समय सौभाग्य से बरसात का समय है, बरसात में ही ज्यादातर वृक्षारोपण सफल होता है। और हम बरसात में जुलाई और अगस्त के महीने में उसको एक सर्वे करा करके अपने विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, वन विभाग के द्वारा, अध्यापक वर्ग द्वारा और वहाँ के क्षेत्र पंचायत, ये ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, इनके माध्यम से इसका एक मोटा मोटा सर्वे करके यह देखेंगे कि कितने हमको इसमें सफलता मिली है। मेरा ये मानना है कि अगले साल जब हम दोबारा यहाँ पर बैठे, जिला लेवल पर बैठे और हम जब उसकी समीक्षा करें तो हमें 100% सफलता मिले। हम 100% का लक्ष्य रखेंगे तो हो सकता है 90% तक हम भी 80, 85, 90% तक भी पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ी सफलता हमारी होगी। जनरली एक बात पहले दिन आई कि लोग पेड़ों को नुकसान कर देते हैं, कोई उखाड़ देता है। भाई उनको जागरूक करने का हम प्रयास करें कि भाई आपको इस पेड़ से, एक छोटे नन्हे पेड़ से जो हमारे एक बच्चे की तरह है, इसको उखाड़ने से या इसमें नुकसान पड़ने से आपका लाभ क्या है। अगर हम इस प्रकार की एक जन जागरूकता वाली बात उन लोगों तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि वो स्वयं उस पेड़ की रक्षा करें। बच्चों को जागृत करना होगा, एक पेड़ मां के नाम वाली बात उनको बतानी होगी। उनको यह बताना होगा कि यह पेड़ हमारे भविष्य के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। हमारे पूर्वज आज हमारे जंगल बचा गए, जिसको हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 70% से अधिक भूभाग जो है वनों से आच्छादित है। वह किस कारण है? जब हमारे पुराने बुजुर्गों ने वह जंगल बचाया, इस कारण है। आज तो हम उसमें लगातार दोहन करने की, हम ये सोचते हैं कि हम इसका दोहन कैसे कर सके अपने निजी स्वार्थ के लिए। हमें अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके इस पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद पांडे साहब। पर्यावरण का जो प्रदूषण है, पर्यावरण का जो संकट है, वो इंसान की सेहत, केवल इंसान की सेहत नहीं, वन्य जीवों की सेहत, मिट्टी की सेहत, नदी नालों की सेहत, यानी कि समूचे पर्यावरण को वो प्रभावित करता है। ऐसे में पर्यावरण दिवस का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है, उसकी सार्थकता और भी बढ़ती है। लेकिन ये पर्यावरण दिवस केवल वर्ष में एक दिन मनाने का नहीं है। ये पर्यावरण दिवस की जो भावना है, धरती को बचाने के लिए छोटे छोटे स्तर पर जो प्रयास हैं, उसको हर दिन संजीदगी से अपने आसपास जीने की उस भावना के साथ आगे बढ़ाना होगा। इसी भाव के साथ पर्यावरण को बचाना संभव हो सकेगा। मोटिवेशन भी जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन के साथ एक्शन भी जरूरी है। मोटिवेशन की भावना और एक्शन की भावना अगर मूर्त रूप लेती है तो पर्यावरण को बचाने की दिशा में सरकार और लोग आगे बढ़ सकेंगे और यही पर्यावरण दिवस की एक सार्थकता भी संभव होगी। बहुत धन्यवाद।